दुनिया जब दो देशों के बीच युद्ध रोकने की कोशिश करती है तो अक्सर नाम कतर, तुर्की या स्विट्जरलैंड के आते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में एक ऐसा नाम सामने आया जिसने सबको हैरान कर दिया। पाकिस्तान। एक तरफ अमेरिका की जिद और दूसरी तरफ ईरान का गुस्सा, और बीच में खड़ा हुआ पाकिस्तान। सवाल ये नहीं है कि बातचीत हुई या नहीं, सवाल ये है कि पाकिस्तान ने इस जलती आग में हाथ क्यों डाला। क्या ये व्हाइट हाउस की गुड बुक्स में आने की एक कोशिश थी, या पाकिस्तान के पास वाकई वो चाबी थी जिससे ये महायुद्ध रुक सकता था। अब आप सोच रहे होंगे, पाकिस्तान जो खुद कई मुश्किलों से घिरा है, वो दो महाशक्तियों के बीच मध्यस्थ बनने चला। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जंग के बीच पाकिस्तान के एज अ पीस मेकर एंट्री और इस्लामाबाद के उस 21 घंटे लंबे डिप्लोमेटिक मैराथन की, जिसका नतीजा शायद दुनिया को फिर से खतरे में डाल सकता है। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज लाइव। चलिए अब इसे समझते हैं। जब 28 फरवरी को जंग छिड़ी और तेल की सप्लाई रुकी तो पूरी दुनिया के बाजार कांप रहे थे। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये सिर्फ न्यूज हेडलाइंस नहीं थी। इस्लामाबाद के लिए एक ऐसा सरदर्द था जिसका इलाज तुरंत ढूंढना था। अब आप खुद सोचिए, एक तरफ पाकिस्तान की वो अर्थव्यवस्था है जो पिछले कई सालों से वेंटिलेटर पर है, जिसके लिए उसे अमेरिका का साथ चाहिए और IMF के डॉलर्स चाहिए। और दूसरी तरफ है उसका पड़ोसी ईरान, जिसके साथ पाकिस्तान की 900 किलोमीटर लंबी सरहद लगती है। अगर ये जंग और भड़कती तो पाकिस्तान ना तो अमेरिका को नाराज कर सकता था और ना ही अपने पड़ोसी से दुश्मनी मोल ले सकता था। और यहीं से शुरू हुआ पाकिस्तान का वो खतरनाक दांव जिसे हम डिप्लोमेटिक गैम्बिट कह सकते हैं। पाकिस्तान को समझ आ गया था कि सिर्फ किनारे बैठकर तमाशा देखने से काम नहीं चलेगा। जानकार बताते हैं कि जनरल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच इस मुद्दे पर घंटों बातचीत हुई, जिसके बाद पाकिस्तान ने दुनिया को ये दिखाना शुरू किया कि देखिए, तेहरान से हमारी दोस्ती भी है और वॉशिंगटन से हमारी पहुंच भी। हम ही वो इकलौते देश है जो इन दोनों को एक कमरे में ला सकते हैं। लेकिन क्या ये वाकई दुनिया की फिक्र थी? क्योंकि सच तो ये है कि पाकिस्तान इस कोशिश के जरिए सिर्फ अपनी ग्लोबल इमेज चमकाना चाहता था। अब यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आता है। 5 अप्रैल को जब 14 दिनों के युद्ध विराम यानी सीज फायर का ऐलान हुआ तो पाकिस्तान ने इसे अपनी बहुत बड़ी जीत की तरह पेश किया। इस्लामाबाद के गलियारों में ऐसी चर्चा थी कि अगर पाकिस्तान ना होता तो शायद ये सीज फायर कभी मुमकिन ही नहीं होती। जैसे ये खबर फैली, ग्लोबल मीडिया ने इस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए और मीडिया रिपोर्ट्स में पता चला कि सीज फायर की असली प्लानिंग तो हफ्तों पहले ओमान और चीन की बंद कमरों की बैठक में शुरू हो चुकी थी। हकीकत ये थी कि अमेरिका चाहता था कि यह प्रस्ताव पाकिस्तान की तरफ से आए, क्योंकि ईरान शायद वॉशिंगटन की बात ना सुनता, लेकिन अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात को एक मुस्लिम भाई की सलाह की तरह तवज्जो दे सकता था। यानी पाकिस्तान जिस जीत का जश्न मना रहा था वो दरअसल एक पहले से लिखी गई स्क्रिप्ट का हिस्सा था। इस मामले में पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिसर ताहिर अंद्राबी ने कहा, हमने शांति के लिए ये कोशिशें की और इसी का नतीजा ये सीज फायर है। First of all, let me answer the first part of your question. We have a certain satisfaction that both Iran and US have expressed their confidence in Pakistan to facilitate these talks. As we said, we'll be honored to host and facilitate meaningful talks between the two sides in coming days for a comprehensive and lasting settlement of the ongoing conflict. Pakistan has very important relationship with the United States. We have remained actively engaged with the US leadership on our efforts to de-escalate the situation and finding a peaceful settlement of this conflict. Of course, you must have seen, we have condemned the attack that was carried out against the Gulf countries by Iran, and prior to that, the attack on Iran as well. So our position, as I have been stating here, is anchored on the principles of the UN Charter, and with the aim of promoting peace and stability in the region. लेकिन मजे की बात देखिए, जैसे ईरान ने शर्तों को मानने से इनकार किया और मामला बिगड़ने लगा, पाकिस्तान के सुर बदल गए। वही प्रवक्ता जो पहले सारा क्रेडिट ले रहे थे, बाद में कहने लगे, हम इस 15 सूत्रीय समझौतों की डिटेल्स पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। यानी जब तक बात बन रही थी तब तक ये पाकिस्तान का मास्टर स्ट्रोक था, और जैसे ही मामला फंसा, पाकिस्तान ने धीरे से पैर खींच लिए। अब आप सोच रहे होंगे, भाई पाकिस्तान को इस सबसे क्या मिलने वाला था? अपनी ही समस्याओं में घिरे देश ने दूसरे की आग में हाथ क्यों डाला? देखिए, पाकिस्तान यहाँ एक 4 बड़े निशाने साध रहा था। पहला,
उम्माह का लीडर बनने की पुरानी चाहत। पाकिस्तान हमेशा से चाहता है कि जब भी मुस्लिम देशों या किसी बाहरी ताकत के बीच बात बिगड़े तो दुनिया सऊदी अरब या तुर्की की तरफ नहीं बल्कि इस्लामाबाद की तरफ देखे। वो खुद को इस्लामिक दुनिया का इकलौता परमाणु संपन्न रक्षक साबित करना चाहता है। दूसरा और सबसे अहम कारण था पैसा। साफ बात है, पाकिस्तान की जेब खाली है। उसे ट्रंप प्रशासन को खुश करना था ताकि आईएमएफ से मिलने वाली किश्तें आसान हो जाए और अमेरिका की तरफ से जो आर्थिक मदद रुकी हुई है वो फिर से शुरू हो सके। पाकिस्तान के लिए ये शांति दूत का रोल दरअसल एक इकोनॉमिक डील की तरह था। तीसरी चीज है बॉर्डर का सरदर्द। ईरान के साथ पाकिस्तान की करीब 900 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। अगर ईरान अस्थिर होता है तो उसका सीधा असर पाकिस्तान के बलूचिस्तान पर पड़ता है। पाकिस्तान किसी भी हाल में अपनी पश्चिमी सीमा पर एक और नया मोर्चा नहीं खोल सकता था। और चौथी बात, अपनी इमेज का मेकओवर। दुनिया पाकिस्तान को अक्सर समस्या के तौर पर देखती है। इस मीडिएशन के जरिए पाकिस्तान पूरी दुनिया को ये मैसेज देना चाहता था कि हम समस्या नहीं समाधान है। वो दिखाना चाहता था कि हम एक ऐसा देश है जो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध से बचा सकता है। अब जब पर्दे के पीछे इतना कुछ चल रहा हो तो पाकिस्तानी मीडिया शांत कैसे बैठता। जैसे ही 14 दिन के और अस्थायी सीज फायर की खबर आई, पाकिस्तान के न्यूज रूम्स में मानो दिवाली मनने लगी। एंकर्स चिल्लाने लगे, पाकिस्तान ने दुनिया को तबाही से बचा लिया। कुछ टॉक शोज में तो बकायदा ये नैरेटिव सेट किया जाने लगा कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर ने वो कर दिखाया जो सुपर पावर्स नहीं कर पाई। और फिर बात वहां पहुंच गई जहां हर पाकिस्तानी जीत अक्सर पहुंच जाती है, नोबेल शांति पुरस्कार। पाकिस्तानी मीडिया के एक बड़े धर्रे ने दावा करना शुरू कर दिया कि इस बार का नोबेल तो पक्का इस्लामाबाद ही आएगा। लेकिन हकीकत इस जश्न से कोसों दूर थी। सच तो ये था कि सीज फायर के पीछे तुर्की, चीन, कतर और सऊदी अरब जैसे देशों की महीनों की मेहनत थी। यहाँ तक कि खुद अमेरिका ने पाकिस्तान को सिर्फ एक कुरियर की तरह इस्तेमाल किया था ताकि मैसेज तेहरान तक सुरक्षित पहुंच सके। कहते हैं कि कूटनीति में क्रेडिट तब तक नहीं लेना चाहिए जब तक डील पक्की ना हो जाए, लेकिन पाकिस्तान शायद ये भूल गया था। जिस 15 पॉइंट पीस प्रपोजल को लेकर पाकिस्तान अमेरिका की तरफ से पोस्टमैन बना था, ईरान ने उस पर एक झटके में पानी फेर दिया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्लाम बघई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे तौर पर पाकिस्तान का नाम लिए बिना अमेरिका के उस प्रस्ताव को नॉन रियलिस्टिक और एक तरफा करार दिया। As we have made it clear yesterday, there is no talks or negotiations between Iran and the United States, as it has not been such a negotiation for the past 25 days of their illegal war against Iran. And you see, we have a very catastrophic experience, I should say, with the United States diplomacy. We were attacked 2 times within a span of 9 months when we were in the middle of a negotiating process to resolve the nuclear issue. So this was a betrayal of diplomacy. It is a very famous phrase in Iran right now because it happened not once but twice. So no one can trust the United States diplomacy. So our position is very clear on what they have claimed. Right now, our brave armed forces are focused on defending Iran's territory and sovereignty against this brutal illegal war. बघई का रुख साफ था, ये हमें ये 15 शर्तें मंजूर नहीं है क्योंकि इनमें मांगे बहुत ज्यादा है। ईरान ने उल्टा अपना 10 सूत्रीय काउंटर प्रपोजल मेज पर रख दिया। उन्होंने कहा, अगर शांति चाहिए तो पहले हॉर्मुज की सुरक्षा बहाल करो, हम पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाओ और हमारे पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी लो। यानी पाकिस्तान जो ब्रिज बनाने की कोशिश कर रहा था उसे ईरान ने ये कहकर ढा दिया कि आप जो ऑफर लाए हैं वो हमें छोटा दिखाने की कोशिश है। अब पाकिस्तान की हालत देखिए, जो लोग कल तक नोबेल की बातें कर रहे थे उनके सुर अचानक बदल गए। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी जब मीडिया के सामने आए तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने बस इतना कहकर बात टाल दिया कि हम किसी 45 दिन के सीज फायर या 15 सूत्रीय समझौते की डिटेल्स पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। यानी पहले शोर मचाया और जब ईरान ने आईना दिखाया तो खामोशी अख्तियार कर ली।
यह पाकिस्तान के लिए एक बड़ी डिप्लोमेटिक एम्बेरसमेंट थी। 10 अप्रैल 2026 इस्लामाबाद का सेरेना होटल उस दिन दुनिया का सबसे सुरक्षित और सबसे रहस्यमयी कोना बन चुका था। पूरे शहर में लॉकडाउन लगा दिया गया था, सड़कों पर हजारों सैनिक तैनात थे, क्योंकि 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद पहली बार अमेरिका और ईरान के सबसे बड़े चेहरे एक ही छत के नीचे एक ही मेज पर आमने सामने बैठने वाले थे। एक तरफ अमेरिका की पावर टीम थी, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, साथ में ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, लेकिन दूसरी तरफ जो नजारा दिखा उसने सबको हिलाकर रख दिया। ईरानी डेलीगेशन, जिसका नेतृत्व संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कालीबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अरागची कर रहे थे, वो पूरी तरह काले कपड़ों में पहुंचे थे। यह सिर्फ शोक नहीं था, यह एक कड़ा संदेश था। वो अपने साथ जंग में मारे गए बच्चों की तस्वीरें और कुछ सामान भी लाए थे, ताकि मेज पर बैठने से पहले अमेरिका को उनकी तबाही का चेहरा दिखा सके। माहौल इतना भारी था कि कमरे में मौजूद पाकिस्तानी अधिकारियों के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। यह कोई साधारण मीटिंग नहीं थी, यह एक ऐतिहासिक पल था। दशकों की दुश्मनी, हजारों पाबंदियां और हालिया बमबारी, सब कुछ उस कमरे में सिमट आया था। शनिवार की दोपहर से शुरू हुई यह बातचीत रविवार को सुबह तक चली। पूरे 21 घंटे पाकिस्तान यहाँ एक शटल मीडिएटर की भूमिका में था, जिसका मतलब है कि पाकिस्तानी अधिकारी लगातार एक डेलीगेशन के कमरे से दूसरे डेलीगेशन के कमरे में दौड़ रहे थे, ताकि कोई बीच का रास्ता निकल सके। मेज पर चर्चा के लिए 4-5 बड़े मुद्दे थे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलना, ईरान की विदेशों में जमी हुई संपत्तियों को रिलीज करना और युद्ध को स्थायी रूप से खत्म करना। पाकिस्तान की कोशिश थी कि कम से कम किसी एक मुद्दे पर तो सहमति बने, लेकिन जैसे जैसे रात बीती यह साफ हो गया था कि दोनों पक्ष अपनी बुनियादी शर्तों से हटने को तैयार नहीं है। अमेरिका चाहता था कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर फुल स्टॉप लगाए, जबकि ईरान का कहना था कि जब तक प्रतिबंध पूरी तरह नहीं हटते वो किसी समझौते पर साइन नहीं करेगा। 21 घंटों की इस बातचीत के बाद जब डेलीगेट्स कमरे से बाहर निकले तो उनके चेहरों पर थकान थी, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं। पाकिस्तान ने पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन नतीजा लगभग शून्य रहा। अब सवाल उठता है कि 21 घंटे की बातचीत के बाद भी कोई निष्कर्ष क्यों नहीं निकला। असल में बातचीत के बीच में दो ऐसी दीवारें खड़ी थी जिन्हें पार करना दोनों पक्षों के लिए मुमकिन नहीं था। पहली और सबसे बड़ी अड़चन थी ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। अमेरिका का रुख बहुत सख्त था। जेडी वेंस ने मेज पर साफ कह दिया था कि उन्हें एक ऐसी लिखित और पक्की गारंटी चाहिए कि ईरान कभी न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका चाहता था कि ईरान अपनी वो क्षमता भी खत्म कर दे जिससे वो भविष्य में तेजी से हथियार बना सके। लेकिन ईरान के लिए यह उसकी संप्रभुता का सवाल था। उनका तर्क सीधा था, यूरेनियम इनरिचमेंट हमारा अधिकार है और हम इसे नहीं छोड़ेंगे। मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ईरान से उसका पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करने को कह रहा था, यहाँ तक कि मेडिकल रिसर्च में होने वाला काम भी, जिससे ईरान को लगा कि शांति के नाम पर उनसे उनकी सुरक्षा छीनी जा रही है। दूसरी बड़ी अड़चन थी लेबनान। ईरान चाहता था कि इस सीज फायर में लेबनान को भी शामिल किया जाए ताकि वहां हो रहे हमले भी रुक सके, लेकिन अमेरिका और इजराइल ने इससे साफ इनकार कर दिया। जब बातचीत चल रही थी उस दौरान भी इजराइल ने हमले जारी रखे, जिससे ईरानी डेलीगेशन काफी भड़क गया और अंत में ईरानी संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने बाहर आकर अपने पक्ष की निराशा साफ जाहिर की। उन्होंने कहा कि हमने भविष्य को देखते हुए कई प्रस्ताव रखे, लेकिन सामने वाला पक्ष हमारा भरोसा जीतने में पूरी तरह नाकाम रहा। जिसके बाद रविवार की सुबह होते होते यह साफ हो गया कि 21 घंटे की मेहनत किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। जेसी वेंस मीडिया के सामने आए तो उन्होंने बहुत ही नपे तुले लेकिन सख्त शब्दों में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, बुरी खबर ये है कि हम किसी समझौते तक नहीं पहुंच पाए और मुझे लगता है कि यह अमेरिका से कहीं ज्यादा ईरान के लिए बुरी खबर है। Bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement, but the simple fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. That is the core goal of the President of the United States, and that's what we've tried to achieve through these negotiations. का लहजा साफ था कि अमेरिका ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन अब गेंद ईरान के पाले में है। उन्होंने इसे अमेरिका का फाइनल और बेस्ट ऑफर बताया।
उधर अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप ने मीडिया को दिए इंटरव्यू में इस पूरी मुलाकात का सार समझा दिया। ट्रंप ने कहा, ज्यादातर बिंदुओं पर तो सहमति बन गई थी, लेकिन जो सबसे जरूरी मुद्दा था न्यूक्लियर प्रोग्राम, उस पर बात नहीं बनी और इसी वजह से अब ईरान की घेराबंदी बहुत जल्द शुरू होने वाली है। यानी इस्लामाबाद की एक ऐतिहासिक कोशिश के बाद भी दुनिया शांति की तरफ नहीं बल्कि एक और कड़े आर्थिक युद्ध और ब्लॉकेड की तरफ बढ़ गई है। बातचीत टूट गई, लेकिन पाकिस्तान खाली हाथ भी नहीं गया। पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा, दोनों पक्षों से अपील है कि वो सीज फायर बनाए रखे। पाकिस्तान आगे भी अपनी भूमिका निभाता रहेगा। Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala Rasulil Kareem. Assalamu alaikum. A very good morning. Let me begin by expressing my deep gratitude to the Islamic Republic of Iran and the United States of America for responding to the call made by Prime Minister of Pakistan, Mohammad Shahbaz Sharif, for an immediate ceasefire in the region, as well as for accepting Prime Minister's invitation for holding peace talks in Islamabad. The delegation of the United States of America was headed by the US Vice President J.D. Vance, and the delegation of the Islamic Republic of Iran was headed by Speaker of the Iranian Parliament, Bakhar Ghalibaf, arrived yesterday in Pakistan to participate in Islamabad talks. I, along with the Chief of Defense Forces and Army Chief, Field Marshal Sayyid Asim Munir, helped mediate several rounds of intense and constructive negotiations between the two sides that continued through the last 24 hours and ended this morning. On behalf of Pakistan, I would like to express gratitude to the two sides for appreciating Pakistan's efforts to help achieve the ceasefire and its mediatory role. We hope that the two sides continue with the positive spirit to achieve durable peace and prosperity for the entire region and beyond. It is imperative that the parties continue to uphold their commitment to ceasefire. Pakistan has been and will continue to play its role to facilitate engagement and dialogue between the Islamic Republic of Iran and the United States of America in the days to come. I thank you all. तो क्या पाकिस्तान सफल रहा? आंशिक रूप से हाँ। पाकिस्तान ने खुद को ग्लोबल मीडिएटर के रूप में स्थापित किया। अमेरिका और ईरान के बीच 1979 के बाद की सबसे बड़ी बातचीत की मेजबानी की। शहबाज शरीफ ने ट्रंप से हाथ मिलाया। सेना प्रमुख मुनीर ने इंटरनेशनल स्टेज पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, लेकिन जो वो चाहते थे वो नहीं हुआ। ईरान ने उनकी बात उतनी नहीं मानी जितनी उन्हें उम्मीद थी, और नोबेल प्राइज वो तो दूर की बात रही। तो दोस्तों, पूरा मामला अब इस मोड़ पर है। एक तरफ दो ऐसी महाशक्तियां थी जिनके बीच भरोसे की भारी कमी है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान जो अपनी आर्थिक चुनौतियों और क्षेत्रीय सुरक्षा के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा था। तो अब सवाल यह नहीं है कि पाकिस्तान ने क्या किया, बल्कि यह है कि पाकिस्तान के पास अब खोने के लिए क्या बचा है। एक तरफ ट्रंप प्रशासन का वो टेक इट और लीव इट वाला अल्टीमेटम है, और दूसरी तरफ ईरान की वो जिद जो झुकने को तैयार नहीं है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? क्या पाकिस्तान का मीडिएशन वाला कदम सही था, या उसे अपनी आंतरिक समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए था? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।